नमस्कार। और आज हमारे पास जो सामग्री है वो देखने में किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स लगते हैं। और विषय है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। इसमें की पॉइंट्स हैं, कुछ परीक्षा के लिए जरूरी लाइनें और याद रखने की कुछ तरकीबें भी। तो हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की सोच को समझना है। ये विशेषताएं क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और ये सब मिलकर भारतीय शासन की वो शानदार इमारत कैसे खड़ी करती हैं जिसे हम आज देखते हैं। तो ठीक है, चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं। आप यूं समझिए कि ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारा संविधान खड़ा है। और हर बुनियाद के पत्थर के पीछे एक कहानी है, एक वजह है कि उसे क्यों चुना गया। आज हम उस क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये दुनिया के कई बेहतरीन संविधानों का, कह सकते हैं, एक निचोड़ है। और इसमें एक लाइन है जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। ये कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असर में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब असल में काफी गहरा है। आप ऐसे सोचिए कि संविधान एक तरह से देश को चलाने की नियम पुस्तिका है। अगर ये बहुत कठोर हो, जिसे बदलना नामुमकिन सा हो, तो वो समय के साथ अप्रासंगिक हो जाएगा। और अगर ये बहुत ज्यादा लचीला हो, मतलब कोई भी सरकार आए और उसे आसानी से बदल दे, तो देश की मूल पहचान ही खतरे में पड़ जाएगी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता निकाला। जी, संविधान के कुछ हिस्से जिन्हें इसका बुनियादी ढांचा माना जाता है, जैसे मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, इन्हें बदलना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत तो चाहिए ही। साथ में कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। ये हुई कठोरता। और लचीलापन। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संसद एक आम कानून की तरह साधारण बहुमत से बदल सकती है। ये हुआ लचीलापन। और यही जो संतुलन है ना, यही इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। सही बात है। और यहीं पर एक और चीज है जिसने मुझे इन नोट्स को पढ़ते हुए चौंका दिया। वो ये कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब बना था तब 395 अनुच्छेद थे और अब 450 से भी ज्यादा। मुझे हमेशा लगता था कि ज्यादा लंबा होना मतलब चीजों को और उलझा देना। तो हमारे संविधान निर्माता इतना लंबा चौड़ा दस्तावेज क्यों बना रहे थे? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द, मतलब विविधता नहीं है। इसके पीछे उस वक्त का ऐतिहासिक संदर्भ भी है। मतलब 1947 का दौर। हाँ, जब भारत आजाद हुआ तो ये एक देश नहीं बल्कि 500 से ज्यादा रियासतों और प्रांतों का एक समूह था। भाषा, धर्म, संस्कृति को लेकर गहरी चिंताएं थीं। तो संविधान निर्माताओं का सबसे बड़ा काम सिर्फ देश को एक करना नहीं था, बल्कि हर समूह को ये भरोसा दिलाना था कि इस नए देश में उनके हितों की रक्षा होगी। अच्छा, तो ये एक तरह का विश्वास बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, ये एक भरोसे का दस्तावेज था। इसीलिए इसमें सिर्फ सरकार की शक्तियों का जिक्र नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को बहुत विस्तार से समझाया गया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान लिखे गए ताकि कोई भ्रम न रहे। जी, हर छोटी बड़ी बात को साफ साफ लिख दिया गया। तो ये लंबाई इसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उस समय इसकी ताकत थी। ठीक है, तो आकार में बड़ा है और प्रकृति में संतुलित। अब शक्ति की संरचना पर आते हैं। नोट्स में एक बहुत ही आकर्षक वाक्यांश है, एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। संघीय मतलब जहां राज्यों के पास भी शक्ति हो, और एकात्मक मतलब जहां सारी शक्ति केंद्र के पास हो। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? यही तो भारतीय संविधान की खूबसूरती है। इसे अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल भी कहते हैं। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में भारत एक संघीय देश की तरह ही काम करता है। केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं, रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, और राज्य सरकारों के पास अपनी, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। तो फिर ये एकात्मक झुकाव कहाँ से आता है? ये झुकाव तब दिखता है जब देश पर कोई असाधारण संकट आता है। संविधान में आपातकालीन प्रावधान है। जैसे युद्ध की स्थिति में, मान लीजिए किसी बाहरी देश से युद्ध छिड़ जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में देश की एकता और सुरक्षा सबसे ऊपर हो जाती है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं। तब राज्यों का क्या होता है? तब राज्य सरकारें केंद्र के निर्देशों के तहत काम करती हैं। ये संतुलन इसलिए बनाया गया ताकि देश की एकता और अखंडता हर हाल में बनी रहे। लेकिन एक तर्क ये भी है कि केंद्र सरकार इस प्रावधान का राजनीतिक दुरुपयोग कर सकती है, जैसा कि कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामलों में आरोप लगते रहे हैं।
क्या ये खतरा नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती रही है। अनुच्छेद 356, जिसका इस्तेमाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए होता है, उस पर कई बार राजनीतिक वजहों से इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं। तो फिर इस पर कोई रोक है? बिल्कुल, यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एसआर मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला मनमाना नहीं हो सकता और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अच्छा। तो एक तरफ जहां संविधान केंद्र को विशेष शक्ति देता है, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका उस पर एक लगाम भी लगाती है। ये संतुलन वाकई कमाल का है। अब सरकार के स्वरूप पर आते हैं। नोट्स के अनुसार भारत ने ब्रिटेन से सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है। इसका मतलब ये है कि कहने को तो राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, पर असली ताकत प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। हाँ, और इस व्यवस्था को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था जवाबदेही। संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी कि भारत को अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली अपनानी चाहिए या ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली में तो स्थिरता ज्यादा होती है ना? जी, क्योंकि राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, लेकिन संसदीय प्रणाली में जवाबदेही ज्यादा होती है। वो कैसे? क्योंकि इस प्रणाली में सरकार यानी कार्यपालिका वो विधायिका यानी संसद का ही एक हिस्सा होती है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री सब संसद के सदस्य होते हैं। उन्हें हर काम और हर फैसले के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। संसद में उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उनकी आलोचना हो सकती है, और अगर सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे तो उसे इस्तीफा देना पड़ता। मतलब सरकार हमेशा जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी रहती है। बिल्कुल। ठीक है, सरकार की जवाबदेही तो तय हो गई, पर एक आम नागरिक के पास क्या ताकत है? और शायद यहीं से बात मौलिक अधिकारों पर आती है। इन नोट्स में बताया गया है कि ये संविधान के भाग 3 में है और अमेरिका से प्रेरित है। बिल्कुल, मौलिक अधिकार इस संविधान की आत्मा है। ये वो अधिकार हैं जो राज्य या सरकार भी एक नागरिक से नहीं छीन सकते। जैसे समानता का अधिकार, बोलने की आजादी। हाँ, जीवन का अधिकार ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन फिर नोट्स में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी का भी जिक्र है, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें अदालत में लागू किया जा सकता है, तो फिर इन डीपीएसपी को संविधान में रखने का क्या मतलब था, जिन्हें अदालत में लागू ही नहीं किया जा सकता? ये एक क्लासिक विग्रह है। इसे ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार ज्यादातर नकारात्मक प्रकृति के हैं। वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे कि भेदभाव करने से। अच्छा। ये राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। वहीं डीपीएसपी सकारात्मक प्रकृति के हैं। वो राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे सबके लिए समान काम, समान वेतन सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य तय करते हैं। पर क्या कभी इन दोनों में टकराव नहीं होता? जैसे अगर सरकार समाज के भले के लिए कोई कानून बनाए जो किसी के व्यक्तिगत अधिकार पर असर डाले। होता है, और भारतीय संवैधानिक कानून का इतिहास इन्हीं टकरावों और उनके समाधानों से भरा है। शुरुआत में न्यायपालिका का मानना था कि मौलिक अधिकार हमेशा डीपीएसपी से ऊपर रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये समझ बनी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज का सिद्धांत क्या है? आज सिद्धांत ये है कि दोनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाया जाना चाहिए। सरकार को डीपीएसपी लागू करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते हुए वो मौलिक अधिकारों के सार को नष्ट नहीं कर सकती। और इसी कड़ी में फिर मौलिक कर्तव्य भी आते हैं, जिन्हें बाद में 1976 में जोड़ा गया। हाँ, ये एक तरह से अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था। ये नागरिकों को याद दिलाता है कि जहां संविधान उन्हें अधिकार देता है, वही देश के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। चलिए अब कुछ और प्रमुख विशेषताओं को जल्दी से देखते हैं। एक है एकल नागरिकता। नोट्स में बताया गया है कि अमेरिका के विपरीत भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है। हाँ, और ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। वो कैसे? यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए एक बहुत सोचा समझा कदम था। इसका मतलब है कि चाहे कोई व्यक्ति पंजाब में पैदा हुआ हो या केरल में, वो सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय नागरिक है। इससे क्षेत्रीय पहचान से ऊपर एक राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद मिलती है। हम भारतीय हैं कि भावना को मजबूत करता है। बिल्कुल। अगला बिंदु है स्वतंत्र न्यायपालिका, और इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उल्लेख है। हमने इसकी बात पहले भी की, लेकिन ये शक्ति कितनी ताकतवर है?
ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये लोकतंत्र की रक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं कि वो संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। अगर वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। इसका कोई बड़ा उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है केशवानंद भारती मामला। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत स्थापित किया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो इसकी मूल आत्मा या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। यह न्यायपालिका की शक्ति का शिखर है। और आखिर में आपातकालीन प्रावधान, जो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है, यह हमारी एकात्मक झुकाव वाली चर्चा से जुड़ता है। बिल्कुल, ये वही प्रावधान है जो राष्ट्रीय संकट के समय संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देते हैं। आप देख सकते हैं कि हर विशेषता एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, जैसे एक मशीन के अलग अलग पुर्जे मिलकर काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया। अब जैसा कि इन नोट्स का उद्देश्य परीक्षा की तैयारी है, इसमें कुछ परीक्षा उन्मुख वन लाइनर्स भी हैं। चलिए एक त्वरित दौर करते हैं। सबसे लंबा संविधान भारत। अर्ध संघीय प्रणाली भारत। संसदीय प्रणाली का स्रोत ब्रिटेन। मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका। डीपीएसपी का विचार? आयरलैंड। और आपातकालीन प्रावधान? जर्मनी। ये तो आसान था। और इसे और आसान बनाने के लिए स्रोत में एक मेमोनिक भी दिया गया है, FPFDSJE रूल। हाँ, ये हमारे पूरी चर्चा का सार है। F फेडरल सिस्टम, P पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अगला F फंडामेंटल राइट्स, D DPSP, S सिंगल सिटीजनशिप, J इंडिपेंडेंट जुडिशरी और E इमरजेंसी प्रोविजंस। ये वो 7 स्तंभ हैं जिन पर हमारा संविधान टिका है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? ये साफ है कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, यह एक जीवंत दस्तावेज है जो दुनिया भर से बेहतरीन विचारों को लेकर भारत के अद्वितीय चरित्र और उसकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। आपने बिल्कुल सही सार प्रस्तुत किया। यह स्थिरता और लचीलेपन, अधिकारों और कर्तव्यों, केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच एक अविश्वसनीय संतुलन बनाता है। और ये हमें एक अंतिम विचार पर लाता है। ये सारी विशेषताएं जो दुनिया के अलग अलग संविधानों से ली गई हैं, मिलकर भारत को एक अनोखी पहचान देती हैं। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में भारत की बदलती जरूरतों के हिसाब से इन विशेषताओं में से कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक साबित होगी। क्या वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी जो सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाती है, या केंद्र और राज्यों के बीच का वो नाजुक संतुलन जो भारत की विविधता को एक साथ बनाए रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।